वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल। सो वेक्टर का ये आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा और लास्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे समरी, मीन्स जो भी वेक्टर में हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया उसका वन शॉट रिवीजन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको एक बार डिलीवर कर दूंगा, तो आपके नोट में वन शॉट रिवीजन करके भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आएगा वेक्टर का डेफिनेशन। वेक्टर क्या बोलता है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज ओबे द वेक्टर्स लॉ। वेक्टर्स लॉ मीन्स एडिशन लॉ, सब्सट्रैक्शन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सभी का ओबे करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो ये पहले हमने देखा था वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर किसको बोलेंगे वो। इसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने कौन कौन से टाइप्स देखे थे? तो पहले देखा था पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखे देखो, इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। पता है क्या? ठीक है, ये सभी डिस्कशन हम डिटेल में कर चुके हैं। ये मैं आपको समरी याद करा रहा हूं कि ये चीज़ें हम लोगों ने देखी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसमें बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ कौन सी थी? ये वाली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जो क्या रिप्रेजेंट करती थी? एक्स की डायरेक्शन आई कैप, जे कैप, के कैप। और बहुत ही बढ़िया एक दूसरी चीज़ थी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम किससे डिफाइन करते हैं? आई कैप। ठीक है, मैंने ये भी बोला था अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर करना है तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते हैं? एरो से करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे हेड और इसको हम बोलेंगे टेल। इज इट क्लियर? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। ये भी मैंने आपको बोला था, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो यूनिफॉर्म लगता है, उसका यूनिफॉर्म क्या है? एरो है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर को हम किससे डिफाइन करते हैं? आई कैप से। और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। मैंने आपको ये भी बोला था यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? सपोज मैं यूनिट वेक्टर ए लूँ तो यूनिट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर वेक्टर को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। देखो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। दोनों का कॉम्बिनेशन बन के क्या हो गया? वेक्टर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन की थी। इसके बाद आता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने क्या देखा था? तो दो लॉज देखे थे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ ट्राइंगल। याद है क्या? अच्छे से डिटेल में आपको देखना है तो वहाँ पे जाके देख लेना लेक्चर में। ठीक है, तो वहाँ पे वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने देखा था अगर दो वेक्टर का एडिशन करना है तो एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन कीजिए तो ये वाला आपको देगा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा क्या होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये चीज़ ध्यान में रखना, जो भी दो वेक्टर गिवन है उसके बीच का एंगल उसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, और ये टेन अल्फा क्या है? ये रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए इसके बीच का एंगल वो अल्फा है। ये थीटा और अल्फा को मर्ज मत कर देना, थीटा अलग है, अल्फा अलग है। अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। अगर आपको बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन तो आपको टेन अल्फा फाइंड करना होगा। टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सर ये सब बार सभी टाइम बी ही आएगा? अरे नहीं बच्चा, अरे ये वेक्टर बी है तो बी आएगा, ये वेक्टर पी है तो पी आएगा, ये वेक्टर सी है तो सी आएगा, ये वेक्टर ए है तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी है तो बी। ठीक है, ये मैंने कॉमन चीज़ ले ली, जो भी है ये कॉमन। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, जो भी वेक्टर गिवन है वो। समझ में आया? ये मैग्नीट्यूड की बात है, कहीं पे एरो मत लगा देना, ऑल आर मैग्नीट्यूड्स। इज इट क्लियर? ओके, इसके मैंने आपको केसेस भी करवाए थे। सोचो, इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एफ, फोर्स है कोई, ए इज इक्वल टू बी, तो मैंने आपको बोला था डिफरेंट एंगल, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये अपने आप ट्राई करना, ये बोला था मैंने। ठीक है, यहाँ पे ए और बी ये वैल्यू सेम है तो यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, थीटा की वैल्यू लिखो, जो आएगा वो आपका रिजल्टेंट फाइनल आंसर।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं एक करके आपको बताता हूँ। 120 वाला कॉस 120 नेगेटिव हाफ रहता है, तो यहाँ पे लिख दो नेगेटिव हाफ, हाफ हाफ कैंसल, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो आर नेट क्या मिलेगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, बिकॉज माइनस आया ना नेगेटिव हाफ, 2 एफ इंटू एफ, बट यहाँ पे हाफ आया तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, ओनली एफ स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज़ द आंसर, एफ। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जब कोई भी इस टाइप की कंडीशन होगी, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री होगा, तो एफ नेट, नेट फोर्स खुद वही फोर्स मिलेगा। इज इट क्लियर, इसका मीनिंग ये होता है, मैग्नीट्यूड उसका खुद वही मिलेगा एफ। ओके, अगर सर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, रख के देखो, अगर थीटा इज इक्वल टू 60 तो कॉस 60 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू √3f आएगा। ठीक है, क्या आएगा, √3f। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रहनी चाहिए, ये अपने आप ट्राई कर लेना। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ओके, तो ये था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और ट्राइंगल भी बोल सकते हो, कहाँ पे कैसे यूज़ होता है इसके रिलेटेड हमने सम्स भी बहुत किए थे। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे छोटी सी है, वो ध्यान में रखना। देखो मैं बता देता हूँ आपको, इसको जान देता हूँ। ठीक है, पॉज करके लिख लेना पहले आप। देखो यहाँ पे छोटी चीज़ इसमें ये है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या होता है, 0 डिग्री, थीटा 0 होता है तो cos 0 1 बनेगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम मिलेगा, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम मिलेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos 0 1 होता है तो यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी। और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट मिनिमम मिलेगा, आर मिनिमम इज इक्वल टू 180 माइनस होता है तो यहाँ पे -2ab आ जाएगा, तो ये बनेगा a माइनस बी। इसका रेशियो मोस्ट IMP है, मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स अपॉन मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। कई बार क्या होता है पता है, कई बार हमें ये दिया होता है और हमें पूछा होता है फाइंड द वेक्टर, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। ठीक है, तो इसका आप शॉर्टकट भी बना सकते हो। आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नाम सुन रखा है क्या, तो मैं इसको यही करता हूँ। देखो आर मैक्स माइनस आर मिनिमम, ऊपर प्लस करता हूँ, नीचे आर मैक्स माइनस आर मिनिमम, ऊपर प्लस किया नीचे माइनस किया। ठीक है, तो सेम अगर मैं इसमें ऊपर प्लस करने जाऊँगा, अगर मैं इसमें ऊपर प्लस करने जाऊँगा तो प्लस भी माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा मेरे पास 2a। अगर अपॉन, अरे समझ में आ रहा है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या किया हमने, ऊपर वाली क्वांटिटी ऊपर, नीचे वाली क्वांटिटी नीचे, पहले ऊपर वाली बाद में नीचे वाली, तो आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम, ऊपर मैंने ये दोनों का एडिशन किया, नीचे मैंने यही दोनों का सब्सट्रैक्शन किया, आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम। सिमिलरली a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो b माइनस बी कैंसिल, 2a बचेगा, नीचे a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस b, तो नीचे 2b बचेगा, तो ये 2 कैंसिल। वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला में यहाँ से ये 2 को निकाल देता हूँ। ये याद रखना, अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो कहीं पे बीच में आएगा ये मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स आपको दिया है, आपको ऐसा पूछेंगे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैल्यू, दैट वेक्टर्स वैल्यू। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस वे आप फाइंड कर सकते हो। इज इट क्लियर, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है ये, ध्यान में रखना। अगर आप सॉल्व कर रहे हो आएगा तो मुझे बोलना। ओके, सो प्लीज इतना नोट कर लीजिए, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, सो रिवीजन में देखो, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, क्या था कंपोनेंट में, मैं डायरेक्ट 3 डायमेंशन ले लूँ क्या। ओके, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज z एक्सिस, सपोज दिस वन इज एनी वेक्टर a। ठीक है, मेकिंग एन एंगल x एक्सिस अल्फा, y एक्सिस बीटा, z एक्सिस गामा। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा लिखा था, वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, मैंने बोला था मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर, ay स्क्वायर, az स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, इज इट क्लियर। अगर आपको बोला है फाइंड द
एंगल विथ एक्स एक्सिस, तो आप लिखते थे, याद है क्या, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपन ए, वेर ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू. सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपन ए. सिमिलरली कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपन ए. कुछ याद आया क्या? इज इट क्लियर? यहाँ से हमने एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला प्रूव किया था, याद होगा तो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. और दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. ये भी हम लोगों ने प्रूव किया था. इज इट क्लियर? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर में, ठीक है. इसको हम अगर आपको पूछते हैं कि फाइंड द कोसाइन एंगल और फाइंड द साइन एंगल विद एक्स एक्सिस, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपन ए. एक्स का मीनिंग होता है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो भी होगा वो, ए वाई का मीनिंग होता है वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने देखा था. इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो दिस वन इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा था. देखो यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्शन में भी आपको बोला था, सपोज दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर ए प्लस बी. मैंने बोला था आपको बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसकी डायरेक्शन उल्टा दो. तो अगर मैंने इसकी डायरेक्शन यहाँ से उल्टा दी तो ये क्या बन गया? माइनस बी, ठीक है. तो ये रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस इनटू ब्रैकेट वेक्टर माइनस बी, ठीक है. एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करने जाओगे तो मैग्नीट्यूड आपको इतना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. क्या मिलेगा? माइनस 2ab कॉस थीटा. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो मैग्नीट्यूड हमें इस टाइप से मिलेगा. उसके बाद क्या आता है? ये तो ख़त्म हो गया. ओके चलो, तो ये हम लोगों ने इतना कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर में देखा था. इज इट क्लियर? ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना. ओके, नोट करके. ये वन शॉट रिवीजन है, मीन्स कि आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी करके रखा है. पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन. ओके, आइए चलिए. इसके बाद सुपर क्लासिक टॉपिक हमारा था डॉट प्रोडक्ट. ओके, क्या देखा था डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने? सर भूल गए. अरे आइए, क्या देखा था? सपोज दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, एंगल बिटवीन दैम थीटा. सो वी विल राइट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड कॉसाइन एंगल बिटवीन दैम, ठीक है. बहुत ही सुपर क्लासिक फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने. समझ में आ रहा है क्या? ओके, सपोज इसको मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसके एक कंपोनेंट बनता था. कौन सा कंपोनेंट? बी कॉस थीटा. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना. ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, ऐसे लिख सकता हूँ ना. तो मुझे कई बार ये पूछेंगे, मैंने आपको अभी दूसरी बार मैं बता रहा हूँ, देखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया. तो इसका आंसर क्या आया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी. इज इट क्लियर? तो ये आपको फाइंड करना है. उल्टा पूछेंगे तो ये भी आपको आना चाहिए. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन. यहाँ से अगर मुझे पूछा है फाइंड द कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या रहेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. इज इट क्लियर? यहाँ से मैंने आपको ये भी सिखाया था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन. दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैंने क्या बोला था? थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री. तो मैंने लिया, सपोज दो वेक्टर्स आर इन एक्स डायरेक्शंस, तो यहाँ पे एक्स का यूनिट वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप
1, cos 0 1 रहता है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन है तो जे कैप डॉट जे कैप 1, सिमिलरली z है तो के कैप डॉट के कैप क्या निकलेगा 1। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? अगर परपेंडिकुलर है तो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो थीटा कितना बनेगा हमारा 90। देखो थीटा 90 तो यहाँ पे क्या बनेगा cos 90 इज इक्वल टू आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप। cos 90 0 तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। तो ये याद रखना और ये याद रखना। इज इट क्लियर? डॉट प्रोडक्ट में ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोगों ने क्या बोला था? दूसरा क्या डिस्कशन किया था? इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 तो इसका मीनिंग क्या होता है? वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। बहुत बढ़िया सी चीज़ थी ये, हम लोगों ने देखी थी। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे डायरेक्ट रिवीजन देखते होंगे और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देखिए, बाद में ये रिवीजन करना आपको। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, वेरी गुड, फाइन। चलिए जाने दो क्या इसको, पहले पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, जाने देता हूँ इसको। ओके, और डॉट प्रोडक्ट में और एक चीज़ देखी थी हम लोगों ने। सपोज वेक्टर ए इज गिवन ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो अगर हमें करना है वेक्टर ए डॉट बी, तो ए डॉट बी मैंने सिखाया था आपको क्या करेंगे, ए एक्स बी एक्स इसका मल्टीप्लिकेशन, ए वाई बी वाई इसका मल्टीप्लिकेशन, ए जेड बी जेड इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये भी मैंने सिखाया था। ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू वॉट? अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो यहाँ पे सर कॉस थीटा फाइंड करें तो बस कुछ नहीं, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए वी। इसकी जो आंसर आया ये वाला ऊपर रखो, इसका आंसर ये जो है नीचे रखो, इसका आंसर जो है नीचे रखो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, कॉस थीटा मिल जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? स्पीड लग रही है? रिवीजन है यार, रिवीजन में तो स्पीड होनी चाहिए ना। रिवीजन किसको बोलेंगे हम? रिवीजन थोड़ी आसानी से पढ़ाएंगे। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा सर, बढ़िया सर, थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है रिवीजन में। ओके, कोई बात नहीं। ओके चलो, तो इसके बाद आता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, डॉट और क्रॉस वेक्टर में ये बहुत बढ़िया है। एक देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एक डॉट प्रोडक्ट और ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये तीन चीज़ वेक्टर में बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि 11th और 12th में ये रिपीट हो, 12th में तो क्रॉस का यूज़ 12th में बहुत होगा, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक में क्रॉस ही आता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ बहुत होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? ओके, तो नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आइए, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? सपोज देयर आर टू वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यह एन कैप क्या होती है? इट इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और इसकी डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड रूल हम बता सकते हैं। मैंने एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताया था। सोचो, दिस वन इज़ वेक्टर ए, दिस वन इज़ वेक्टर बी, ये एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में थीटा। तो मैंने बोला था यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, पहला वेक्टर से दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर को ले जाओ, थंब आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। सो दिस वन इज़ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इज इट क्लियर? ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना, डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? ऊपर की ओर आएगी। इज इट क्लियर?
मैंने आपको ये भी बताया था, आपको पूछेंगे फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो एन कैप फाइंड करेंगे, एन कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मैंने बोला था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इज इट क्लियर, समझ में आया? ये भी हम लोगों ने देखा था वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं। सपोज हमारे पास दो वेक्टर है तो पहले यहाँ पे लिख दो आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड, इसके कंपोनेंट वी एक्स बी वाई बी जेड। लुप्पा छुपी मेथड मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आई कैप एज इट इज़, इसको और इसको छुपा दो, क्या बचा हमारे पास, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। कंपल्सरी माइनस जे कैप, लुप्पा छुपी इसको और इसको छुपा दो, ए एक्स ए जेड बी वाई बी जेड, ठीक है, प्लस के कैप, ओके। लुप्पा छुपी मेथड कंपल्सरी, इसको यहाँ पे छुपा दो, ठीक है। तो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। बाद में मैंने बोला था इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस कंपल्सरी इसका मल्टीप्लिकेशन, बाय यूजिंग दिस मेथड आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सर एक चीज़ बताओ ना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस ऐसा क्यों आता है? देखो इसके पीछे एक डिटर्मिनेंट करके मैट्राइज वाला मैथमेटिक्स में पूरा चैप्टर है। ये सभी क्वांटिटीज़ के आगे एक नाम रहता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को इसका एक कोफिशिएंट होता है -1/i + j। आई को हम बोलते हैं रो और जे को हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। आई को रो, जे को कॉलम। तो आपने ये जो एलिमेंट लिया वो कौन सी रो और कौन सी कॉलम का है? देखो आई है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो यहाँ पे 1 और 1 लिखो, 1 + 1 2 आया, तो -1 की 2 पावर क्या हो जाती है? प्लस। तो इसके लिए इसके आगे प्लस है। ये वाला एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट +2, 1 + 2 3, -1 की पावर 3 तो -1 आएगा, इसीलिए -1 आया, यहाँ पे माइनस आया। इज इट क्लियर? इसकी बात करें के कैप, तो ये क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 3 4, -1 का 4 पावर 1 आएगा, इसीलिए 1 आया, यहाँ पे प्लस आया। समझ में आ रहा है माइनस प्लस क्यों आ रहा है वो? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आया। ओके, तो बाय यूजिंग दिस वे हम लोगों ने क्या किया था? क्रॉस प्रोडक्ट किया था, और क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे फाइंड करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? ओके, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने बोला था इसका जो भी आंसर आता है उसको अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई का जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर रख दो, तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इसका। ओके, इज इट क्लियर? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। ओके सर जी, ओके, फाइन 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 फाइन। ओके सर, थोड़ी डायरेक्शन के बारे में बात कर दो, वो तो मैं भूल ही गया। बताया था क्या? क्या बताया था सर? दिस वन इज़ नॉर्थ, दिस वन इज़ साउथ, दिस वन इज़ ईस्ट, दिस वन इज़ वेस्ट। यहाँ पे मुंह खड़े करके हो जाओ, मुंह खड़ा करो इस डायरेक्शन में। ओके, दिस वन इज़ ईस्ट, ईस्ट। लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ, राइट हैंड साइड साउथ, पीछे वेस्ट। आ गया क्या? ठीक है, मैंने बताया था अगर इस डायरेक्शन में कोई भी एंगल है 30 डिग्री, तो क्या रिप्रेजेंट करोगे इससे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बताया था क्या? ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज ये है 60 डिग्री, तो इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। सपोज यहाँ पे बन रहा है 37 डिग्री, क्या रिप्रेजेंट करोगे? 37 डिग्री। अरे बोलो सर, क्या बोले? साउथ ऑफ वेस्ट। ओके, इस हिसाब से देखो यहाँ पे जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसको ऑफ कर दो, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसको ऑफ कर दो। देखो, ऑफ एस, ऑफ ईस्ट, ऑफ वेस्ट। इज इट क्लियर? इस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि एंगल किसके साथ है, तो यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करना। ऑफ ईस्ट उसके साथ एंगल होगा, ठीक है, ऑफ वेस्ट उसके साथ एंगल होगा। इज इट क्लियर? एंगल फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कौन सा गाना गाया था सर? टेल से टेल मिला, ये वाला गाना गाया था हम लोगों ने। सही बात है, तो ये गाना भी याद रखना,
जब आपको वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो, टेल से टेल मिला, सपोज दो वेक्टर ऐसे दिए हैं, दिस वन इज़ 120 डिग्री, तो इसका एंगल 120 डिग्री नहीं है, ठीक है। क्या किया था हम लोगों ने, दिस वन इज़ वेक्टर ए, इसको आगे एक्सटेंड करो, ये पूरा 180, तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री, दिस वन इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अरे समझ में आया क्या, इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दिस वन इज़ द शॉर्ट रिवीजन ऑफ वेक्टर्स, अच्छे से समझना। इससे पहले शॉर्ट रिवीजन देखने से पहले वो वीडियो लेक्चर्स देख लेना, बाद में आपको ये काम आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेक्टर का कंसेप्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वेक्टर का यूज़ काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 3 से, मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से हम उसका यूज़ स्टार्ट करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। बाद में पूरे काइनेमेटिक्स में वेक्टर हमें काम आएगा। तो ये बेसिक था हमारा फिजिक्स का, ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट केमिस्ट्री के जैसा आएगा, जो यूनिट्स आप पढ़ चुके हो। डायमेंशन तो नहीं आएगा, यूनिट्स आएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर करके बाद में हम सेकेंड चैप्टर पे जाएंगे। तो पहले ये आपका शेड्यूल ख़त्म कर देना, ठीक है। आज हमारा वेक्टर का लास्ट डे था, शॉर्ट रिवीजन ख़त्म। थैंक यू सो मच। वेक्टर के कई एग्जांपल्स मैंने इसीलिए नहीं करवाए क्योंकि वो काइनेमेटिक्स के साथ मर्ज होते हैं, और मैं काइनेमेटिक्स को अंदर इन्वॉल्व कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वेक्टर के काइनेमेटिक्स के साथ वाले एग्जांपल हम वहीं पे देखेंगे, ओके। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।